छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर हो रहे हैं, आंखें दिखाई नहीं देता। लेकिन किसान को सबसे आसान लगता है कि रासायनिक खाद डाल दो। पौधा या वनस्पति हमसे श्रेष्ठ जीवधारी है, जिसको हम अपने स्वार्थ के लिए पैदा करते हैं। आपको भूख लगती तो चिल्लाते हैं आप, पौधा क्या करता है? अगर भूमि ठीक नहीं हुई, धरती माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते, केवल दवाओं के सहारे ही चलोगे। हम तो गांव के रहने वाले, हमारे गांव में कोई डॉक्टर ही नहीं था। एक डॉक्टर थे, वो मास्टर भी थे, कुछ दवा ववा रखते थे, कोई बीमारी नहीं होता था। लोग इतने स्वस्थ थे तो 1 कुंटल का बोरा उठा के चल देते थे। फर्टिलाइजर की जो क्राइसिस है, उनके पीछे की वजह क्या है? क्राइसिस हकीकत में इतने उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। सीड ट्रीटमेंट का जो साइंस है वो क्या है? एक तरीके से बीज क्या है, भ्रूण है। हम 2000 रुपये बोरी क्यों ही दे रहे हैं? सभी लोग इससे चिंतित हैं। उर्वरकों की जो खपत है वो हमको घटानी पड़ेगी। अभी मैं जिस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे किसान बायो फर्टिलाइजर का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। 3 चीजें ठीक कर लें, निश्चित रूप से उनका आधार रासायनिक खाद रिप्लेस किया जा सकता है। साथियों नमस्कार, न्यूज पोर्टली में आपका स्वागत है। भारत किसानों का देश है, 14 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 14-15 करोड़ संख्या उनकी है जो खेती से निर्भर हैं, जो खेती से जुड़े हुए हैं, जो पशुपालक हैं, खेती किसान हैं या काश्तकार हैं या मजदूर हैं। कुल मिलाकर 30 करोड़ लोग जो हैं भारत में खेती के जिम्मे आते हैं। कम से कम 47% आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर है। और इसका बहुत बड़ा कंपाउंड, बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो है फर्टिलाइजर का, वो है खेती में आने वाले जो हमारे आदान है, जो टूल्स है उनका। और मैं हूं अभी इफ़को सदन में, हमारे साथ हैं दुनिया की जो सबसे बड़ी जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं उनमें से एक, भारत के किसानों के संस्था इफ़को के मार्केटिंग डायरेक्टर साहब डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी। सर स्वागत है आपका। इस समय का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है भारत में फर्टिलाइज़र की जो क्राइसिस है, जो दिक्कतें हैं बहुत जगह से आते हैं। और आप क्योंकि भारत ही नहीं दुनिया की इतनी बड़ी संस्था है, तो हम समझना चाह रहे हैं ये जो दिक्कतें हैं, जो किसान के साथ अपनी मुश्किलें हैं, उनके पीछे की वजह क्या है? नहीं, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, फर्टिलाइजर की कोई क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस बनाई हुई है क्योंकि किसान जब लगता है क्राइसिस हो रही है तो अनियमित रूप से जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा क्रय करना चाहता है। सभी लोग अगर जितनी खाद ज़रूरत है उतनी ही खरीदें तो मुझे लगता है कोई क्राइसिस नहीं होगी। दूसरी, जहाँ तक मुद्दा आपने उठाया कि सभी देशों में और सभी जगह ये मुद्दा है, तो ये मुद्दा सब जगह नहीं है और हमारे यहाँ भी नहीं है। इसको खाली थोड़ा सा सुनियोजित करने की बात है और अपना नियोजन ठीक करके किसान पहले ये समझें कि अकेले रासायनिक खाद अगर वो डालेंगे तो एक सीमा तक ही उत्पादन को बढ़ा पाएंगे और फिर उस सीमा को पाने के लिए केवल उर्वरक अधिक प्रयोग करके वो उत्पादन नहीं पा सकते। उर्वरक प्रयोग करने से फ़ायदा तो होता है, लेकिन संतुलित उर्वरक प्रयोग करने से फ़ायदा होता है। मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ। बिल्कुल। हमने एक छोटी सी परियोजना चलाई थी। उसमें केवल एक ही चीज़ थी कि अगर हम मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें और एक सामान्य रूप से जो किसान उर्वरक प्रयोग करता है उसमें क्या अंतर आता है। तो ये परियोजना हमने गुजरात के गांधीनगर में चलाई और यूपी के एक प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में चलाई थी। तो बड़ा एक आश्चर्यजनक परिणाम मुझे मिला। उसमें क्या था कि अगर संतुलित उर्वरक प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पे एक भाग में किया गया था, उसमें जो फसल के अनुसार जो उत्पादन था वो 5 से 11% बढ़ा था और कुल मिलाकर के जो उर्वरकों की खपत में बचत हुई थी वो 15 से लेकर 26% तक हुई थी। इसका डाटा अभी भी हमारे पास मौजूद है। तो ये प्रयोग हमने करके देखा। करना क्या चाहिए किसान को, ये किसानों को भी समझना चाहिए कि जब 1 बोरी यूरिया वो क्रय करते हैं तो लगभग 2000 रुपये या 1700-1800 रुपये करीब भारत सरकार उनकी तरफ से पेमेंट करती है यूरिया बनाने वालों को या यूरिया आयात करने वालों को। ये पैसा हमको हर बोरी पे देना पड़ता है। 265 रुपये किसान ने दिए, 266 रुपये 50 पैसे किसान ने दिए। उसके बाद भी
एक वेरी करता है आंकड़ा, 1500 से लेके 1800 2100 रुपये और सरकार वहन करती है किसानों की तरफ से। यानी यूरिया की एक बोरी कीमत हाँ 2500, 2400, 2300 रुपए हाँ, के आसपास इसके आसपास ही मतलब कुल मिला के पड़ती है। तो अब आप देखो इसी तरीके से डीएपी हम लोग जब यूज करते हैं तो किसान सरकार तो 1350 में देती है, लेकिन डीएपी की एक बोरी में फिर करीब 1700-1800 रुपये किसान की तरफ से सरकार को देने पड़ते हैं। कितने लाख, 1,50,000 से लेके 2 लाख करोड़ तक पैसा सरकार को केवल उर्वरक प्रबंधन पे खर्च करना पड़ता है। लेकिन हकीकत में इतने उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। अब उर्वरक की आवश्यकता नहीं है ये स्थापित वैज्ञानिकों ने करके दिखा दिया। बहुत सारे वैज्ञानिक शोध हुए हैं जिनसे उर्वरक की खपत को 25% से लेके 75% तक घटाया जा सकता है। लेकिन किसान भाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि उर्वरकों की जो खपत है वो हमको घटानी पड़ेगी। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ और वो सत्य है। एक नाइट्रोजन के मालिक्यूल को अगर धरती माता को फसलों को देने में एक नाइट्रोजन मालिक्यूल को एब्जॉर्प्शन में 5 कार्बन मालिक्यूल चाहिए। अब 1 वर्सेस 5, यूरिया जितनी आप डालते हो उससे हर साल थोड़ी बढ़ा देते हो, डीएपी जितनी आप डालते हो हर साल थोड़ी बढ़ा देते हो, क्योंकि वही उपज पाने के लिए आप सोचते हो खाद बढ़ा देंगे तो उपज बढ़ जाएगी, जबकि सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जो धरती का जो ऑर्गेनिक मैटर था, जो जैविक एक अंश था, जो धरती का प्राण तत्व था, या उसको जो भी आप संज्ञा दें, वो धीरे धीरे हमने रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग करके ही मिट्टी में घटा दिया। पहले 1 से 2 हुआ करता था, अब 0.3 से लेकर 0.1 है, कहीं कहीं पे तो और भी विषम परिस्थिति है। तो आप क्या सोचते हैं, धरती माता का स्वास्थ्य वैसे का वैसे ही है। उसको जितना आप रासायनिक खाद डालते जाएंगे, स्वास्थ्य उतना ही हमारी मिट्टी का कमज़ोर होता जाएगा, और उतनी ही रासायनिक खाद किसान बढ़ाता है तो क्या होता है, और स्वास्थ्य कमज़ोर होता है। तो धीरे धीरे करके स्थिति और भयावह उत्पन्न हो सकती है अगर हम समय पे नहीं चेतते। हम तमाम जो है एक्सटेंशन एक्टिविटी, प्रसार कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तमाम प्रशिक्षण हम अपनी संस्था से कराते हैं, लगातार पब्लिसिटी, सब बैन चलती हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसान को सबसे आसान लगता है कि रासायनिक खाद डाल दो। हम सिर्फ धरती से ले रहे हैं, मतलब जब तक वो वर्जिन रही, जब तक मतलब पूरी तरीके से अनयूज रही, तब तक उसने किया। अब उनके पास कुछ बचा नहीं, तो आप ये करें, अगर 1 बोरी यूरिया कोई आदमी इस्तेमाल कर रहा है तो कम से कम 5 बोरी तो उसमें उसके बराबर होनी चाहिए, कम से कम, और ज़्यादा ही हो। नहीं, वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, जैविक खाद अगर नहीं डालेंगे, साथ में जीवाणु खाद नहीं डालेंगे, साथ में हरी खाद का प्रयोग नहीं करेंगे, साथ में फसल चक्र में दलहनी फसल नहीं लाएंगे, साथ में जो है एक नगदी फसल नहीं लाएंगे, तो किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी? आप सोचो, दलहन की इतनी कमी हो रही है, हम लोगों को आयात करनी पड़ती है, और दलहन के लिए बहुत उपयुक्त वातावरण हमारे यहाँ है। हमारी खेत भी दलहन के लिए उपयुक्त हैं, हमारे खेत तिलहन के लिए उपयुक्त हैं, तो दलहन में तो खाद भी नहीं लगती ज़्यादा। लेकिन किसान नहीं करना चाहता, उसको केवल धान, गेहूँ, गन्ना, इन सब चीज़ों में जहाँ पहले से जो परंपरागत खेती करता आ रहा, उसी पे ही टिका रहना चाहता है। सर, हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक सवाल जो आपने अभी किया बहुत ज़रूरी है, हर किसान को समझना भी, और अलग अलग मंचों पे लोग समझाया भी जाता है कि भारत में फर्टिलाइज़र बनता कितना है, हम लाते कहाँ से, और क्यों हमारे साथ हम 2000 रुपये बोरी क्यों ही दे रहे हैं, क्यों हमको शिफ्ट होने की ज़रूरत है स्मार्ट फर्टिलाइज़र की तरफ, या हमको अपने जो जीवाश्म बनाने के हमको हरी खाद डालनी है, हमको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन चाहिए ही क्यों? पिछले साल का आंकड़ा लें तो 6 करोड़ 60 लाख टन खाद हमने प्रयोग किया था। वो हर साल थोड़ा बहुत बढ़ता ही है, सभी लोग इससे चिंतित हैं। लेकिन अब इसमें से कितना अंश बाहर से आता है, अगर आपको समझना है तो फास्फेटिक जो उर्वरक हैं, जो डीएपी बनती है या कॉम्प्लेक्स हैं, एनपीके बनते हैं, इनका अधिकांश भाग या तो सीधे आयात होकर आता है, या उसके लिए जो कच्चा माल है वो भी हम आयात करते हैं।
कुछ कच्चा माल हम लोग पास है, कुछ राख की माइंस हैं, राख फास्फेट हमारे पास है, उसका उपयोग करते हैं। और अगर बाकी जो कुछ बनाते हैं वो उसमें से ज़्यादातर चीज़ें हमें आयात करनी पड़ती हैं। यूरिया में धीरे धीरे भारत सरकार के प्रयास से हम धीरे धीरे स्वावलंबन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 25 से लेके 35% तक हम यूरिया का भी हमको आयात अभी भी करना पड़ रहा है। और इस साल तो आयात भी भारत सरकार को ज़्यादा करना पड़ा है, और वो लगातार यही प्रयास है कि किस तरीके से अधिक उर्वरक किसानों को उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाए। लेकिन किसानों को ये सोचना चाहिए कि यूरिया के स्थान पर अगर नैनो यूरिया तरल का प्रयोग वो कर लें। डीएपी, अभी बुआई का सीजन है, हमने अभी 2 बड़े अभियान चलाए हुए हैं अपनी संस्था से, इफ़को से। एक अभियान है कि किसी तरीके से किसान को समझाया जाए कि रासायनिक खाद को प्रयोग करके वैकल्पिक माध्यमों पे हमको जाना चाहिए। दूसरा अभी एक सामयिक कैंपेन हमारा अभियान चल रहा है, मेगा अभियान चल रहा है, वो ये है कि नैनो डीएपी सीड ट्रीटमेंट। नैनो डीएपी से सीड ट्रीटमेंट करने पे या रूट ट्रीटमेंट करने पे या ट्यूबर ट्रीटमेंट करने पे हम ये बात दावे से कह सकते हैं कि कम 25 तो बिल्कुल कम से कम, नहीं तो आराम से 50% डीएपी के उपयोग को कम किया जा सकता है। किसान भाइयों से मेरी अपील है कि एक बार नैनो डीएपी का सीड ट्रीटमेंट, जहाँ भी आलू की बुआई, कुछ लोग अभी जो बाद को बो रहे हैं धान काट करके, वहाँ आलू की बुआई कर रहे हों, या कहीं सरसों की बुआई कर रहे होंगे, या कहीं मटर की, चने की, तमाम दलहनी फसलों की बुआई हो रही होगी, वहाँ नैनो डीएपी से सीड ट्रीटमेंट कर दें तो उनको डीएपी आधा करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बोरी डीएपी सामान्य तौर पे 1 एकड़ में डाली जाती है नीचे बुआई में फसल में, और उसकी जगह 25 किलो अगर डीएपी डाल दें, कोई किसान समझता है कि 25 किलो थोड़ी ज़्यादा कम होगी तो 35 किलो डाल दे, नैनो डीएपी से सीड ट्रीटमेंट कर दे तो उतनी डीएपी को बचाया जा सकता है। इसके बाद में प्रारंभिक जो टॉप ड्रेसिंग होती है, मान लो सिंचाई की 20 दिन में, उस समय फसल थोड़ी छोटी होती है। उस समय जब किसान ऐसा महसूस करते हैं, जब नैनो यूरिया की छिड़काव करते हैं, तो उस समय क्या होता है, ज़्यादातर तरल जो है वो खेत में गिर जाता है, पौधों पे नहीं गिरता। उस समय आप 25-30 किलो खाली यूरिया का इस्तेमाल टॉप ड्रेसिंग में कर लें। उसके 15 दिन के बाद जब फसल खूब बढ़िया आ जाती है खेत में, उसके बाद कोई भी खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य है और हम बहुत सारे क्षेत्रों में इसका किसान उपयोग कर भी रहे हैं। उस समय आप खाली नैनो यूरिया, और अगर किसान और बढ़िया चाहता है परिणाम तो नैनो जिंक हमारा एक है, एक हमारा बायोस्टिमुलेंट है सागरिका, उसको भी मिला के अगर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा। नहीं तो केवल नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल करें तो फिर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अभी नैनो डीएपी से आपने सीड ट्रीटमेंट किया, मान लो कुछ अवशेष बच गया है तो उसको भी नैनो यूरिया के साथ मिला करके स्प्रे कर देने से क्या होगा, अगर नहीं भी आपके पास बचा है तो नैनो यूरिया नैनो डीएपी को अगर मिला के स्प्रे करते हैं तो उससे जो है बहुत अच्छा परिणाम, क्योंकि फास्फेट की भी थोड़ी कमी रह जाती है। प्रारंभिक अवस्था में ही फास्फेट की कमी को पूरा किया जा सकता है, बाद को फिर नहीं पूरा किया जा सकता। यानी उसके बाद किसान अंधाधुंध फिर उसमें डीएपी एनपीके के भी टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। अगर नैनो डीएपी एंड नैनो इसका एनपीके का टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं तो वो उचित नहीं है। केवल उस समय नैनो डीएपी का स्प्रे करना चाहिए। तो टॉप ड्रेसिंग में प्रयोग किए जाने वाला कॉम्प्लेक्स दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, कुछ हमारे उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी कुछ फसलों में बाद को भी लोग डालते हैं, तो बाद में डालने की ज़रूरत नहीं है। नैनो डीएपी से अगर आप छिड़काव करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ और बहुत सारे मैं खुद खेतों पे गया हूँ, लोगों को जानता हूँ। इसका थोड़ा किसानों को हमें समझाइए सर, ये जो सीड ट्रीटमेंट का जो साइंस है वो क्या है? क्या हम उसमें मिलाते हैं तो जो फास्फेट की या उनकी पोटास की मात्रा है जो है वो बीज को पहले मिल जाती है कि बच्चे को एक टॉनिक लग गया या टीका लग गया, क्या है उसका साइंस कैसे है? देखिए, एक तरीके से बीज क्या है, भ्रूण है। जब आप माँ की गर्भ में डालते हैं, धरती माँ का गर्भ ही है,
धरती माँ में जाता है तो अंकुरण होता है। जब आप नैनो डीएपी से इसको ट्रीट कर देते हैं, आलू के ट्यूबर को नैनो डीएपी से थोड़ा सा भिगोया और फिर सुखा करके बो देते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फेट के कण अणु, वो छोटे जो सूक्ष्म कण हैं नैनो, वो सतह से चिपक जाते हैं और बीज के अंदर पहुंच जाते हैं। तो होता क्या है, जब बीज जाता है माँ में, माँ के गर्भ में, धरती माता में जाता है, तो क्या होता है, उसको पोषण पहले से ही बीज के साथ उपलब्ध है। कुछ तो बीज में है, भ्रूण में जो है वो उसमें भी है, हाँ, और बाकी का बाकी उसको सपोर्ट करने के लिए साथ में ही मौजूद है। वो आप अगर डीएपी जो बल्क डालते हैं, कितनी ही डाल लीजिए, तो बीज के अंकुरण के समय बीज के पास उसकी उपलब्धता नहीं करा सकते, जब तक अवस्था परिवर्तन होकर के वो बीज के संपर्क में या उसके मूलांकुर के संपर्क में नहीं आता। यहाँ पे क्या है, पहले से ही मौजूद है। तो आप देखेंगे जब नैनो डीएपी से सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो जड़ लंबी निकलेगी, जर्मिनेशन जल्दी होगा और बहुत स्वस्थ जड़ें निकलेंगी, जिससे क्या होगा, पौधा को एक मजबूत आधार मिल जाएगा। और ये भी एक बार मजबूत आधार मिलने के बाद फिर उतनी आवश्यकता नहीं है, और जितनी आवश्यकता है वो आधी डीएपी से पौधों को मिल रही है। और बाकी जो आपने आधा डीएपी डाल रखा है, आधा डीएपी जो आपने डाला हुआ है, वो भी तो काम करेगा ना। तो आधे के साथ आधा सपोर्ट नैनो डीएपी से बहुत आसानी से मिल सकता है। यहाँ पे मतलब संतुलित भी है, कॉस्ट कटिंग का मामला, हमें ये नहीं कहा कि पूरा रिप्लेस नहीं है। हाँ, नहीं, हम आधा रिप्लेसमेंट की बात पूरे रिप्लेसमेंट की बात, पूरे रिप्लेसमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं। यद्यपि बहुत सारे किसान देश में हजारों की संख्या में पूरा रिप्लेसमेंट करके भी अभी कर रहे हैं। अगर वो जानकारी भी आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, कैसे पूरा रिप्लेसमेंट लोगों ने किया है। मैंने देखा कल झांसी का कोई किसान है जिसने वो बहुत सारा, मतलब लगभग न्यूनतम फर्टिलाइजर में नहीं, झांसी के किसान ने 25 किलो खाली यूरिया इस्तेमाल किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। 3 साल से खेती कर रहा है। तो इसी तरीके के हरियाणा में हजारों की संख्या में किसान हैं, दिल्ली के पास है। अगर आप जाना चाहें तो मेरी अनुपस्थिति में रेवाड़ी क्षेत्र में चले जाएं, आपको बहुत सारे किसान मिल जाएंगे जहां पे बिना खाद डाले वो 2-3 साल से खेती कर रहे हैं। मैं बहुत सारे, ऐसा नहीं कि बहुत सारे किसानों से मिलता भी हूँ, और नहीं, आप मिलिए, मैं आपसे आपको आमंत्रित करता हूँ कि इधर जाइए, यहाँ पे देखिए बहुत सारे। देखिए, एक मैं अभी कल मेरी भरतपुर के किसानों से बात हो रही थी, वो भी आधा खाद डालना बंद कर चुके हैं। जो यहाँ पे हमारे साथ थे वो केवल आधा डालते हैं, आधा नैनो यूरिया नैनो डीएपी। राजस्थान का दूसरा जिला जोधपुर, हमारे एक फील्ड अफसर है जितेंद्र भाकर, आपको ताजुब होगा, एक छोटे उस जिले में अभी तक 1,10,000 नैनो डीएपी की बाटल्स को सीड ट्रीट में यूज करा चुका है एक जिले में। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें आती हैं। जब यूरिया भी आई थी देश में, मैं उसी पे आ रहा था। हाँ, तो वो जो है उसको भी प्रमोट होने में 7 साल लगे थे। तो नैनो तकनीक ऐसी है शुक्ला जी, जो आएगी, और अब हमारे साथ सामूहिक एक प्रयास हो रहा है। बहुत सारी संस्थाएं हमसे जुड़ गई हैं, बहुत सारी कंपनियां इसको ला रही हैं। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे 2-3 साल देखेंगे तो ये खाद की खपत कम होनी शुरू होगी, क्योंकि रासायनिक खाद को प्रयोग करने में और उसको स्थापित होने में भी करीब 7 साल लग गया था, एकदम से नहीं शुरू हो गया था। ये भी सच है कि उस समय जब हरित क्रांति का आया कि वैज्ञानिकों को दबाव था जाके यूरिया छिड़क करके आओ, तिवारी से बताते रहते हैं, तो तलवार और लाठी लेके खड़े होते थे लोग कि आओ। तो ठीक है, देखिए अभी भी वही स्थिति बनती है कई जगह। किसानों को क्या होता है कि कई बार हमारे जो विक्रेता हैं वो जल्दबाजी में या जो है उसको बिना समझाए हुए कोई उत्पाद अगर दे देते हैं, तो किसान को भ्रम की स्थिति पैदा होती है। उस भ्रम की स्थिति में क्या होता है, उसका प्रयोग विधि गलत हो जाती है। हम तो एक बात कहते हैं, केवल 3 चीज किसान भाई जान लें: सही विधि, सही समय और सही मात्रा। 3 चीजें ठीक कर लें, निश्चित रूप से उनका आधा रासायनिक खाद रिप्लेस किया जा सकता है। दूसरा जो किसान भाइयों को करना चाहिए, मैं बता दूं, एक तो हमने मिट्टी परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक प्रबंधन उनको पहले स्थापित कर लेना चाहिए, हमें कैसे करना है, फिर उसकी नियोजन करनी। अगर उनको लगता है कि हमको
50% रासायनिक खाद कम करनी है तो थोड़ा सा, देखिए हमारे बहुत सारे बायो फर्टिलाइज़र हमारे पास हैं, एजेटोबैक्टर है, फास्फेट सॉल्विंग बैक्टीरिया है, एनपीके कंसोर्टिया है, जिंक का है, सल्फर सॉल्विंग सब है, क्यों नहीं हम इनका थोड़ा प्रयोग कर लें। अभी मैं जिस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ वहाँ पे किसान बायो फर्टिलाइज़र का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। 1 लीटर खरीदते हैं, आधा बीज शोधन में इस्तेमाल करते हैं, आधा भूमि शोधन में इस्तेमाल करते हैं और उनको बढ़िया परिणाम मिलता है। बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल करते हैं और उनकी बनाने की विधि बड़ी स्पेशल है। वो एक बायो डिकम्पोजर की सीसी हम 25 रुपये में देते हैं किसान को। 1 ड्रम पानी में डालते हैं, 3-4 किलो उसमें जेगरी या गुड़ डालते हैं, बेसन भी डाल देते हैं 1-2 किलो बढ़िया ताज़ा पिसा हुआ, पुराना रखा हुआ नहीं, तो ताज़ा पिसा हुआ बेसन डाल देते हैं। कहीं खेत की अगर वर्जिन मिट्टी मिलती है, मतलब ऐसी मिट्टी जहाँ रसायनों का प्रयोग न हुआ हो, पेड़ के नीचे को हो जाए, पेड़ के नीचे की हो या पेड़ थोड़ा सा हटा के नीचे के ले लो, वो भी डाल देते हैं। उसको 8-10 दिन रखते हैं, फिर जब उसकी तैयारी करते हैं खेत की बुआई की, मतलब प्लानिंग करते हैं, तो पहले उसमें से उसको मैं जो यहाँ की विधि है 80 लीटर उसमें से निकाल के डाल देते हैं। फसल उससे सड़ने शुरू हो जाते हैं और उसमें जो बैक्टीरिया हैं, कुछ फंगस हैं, वो दूसरे तरीके से फसल अवरोधन कई तरीके का काम करते हैं, वो कार्य शुरू होता है। और फिर उसके बाद में अपनी जुताई करते हैं, जुताई उताई करने के बाद में फिर वहाँ पे बुआई की जब नौबत आती है, तो अभी क्या कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में जहाँ खाद नहीं डाल रहे वो लोग क्या कर रहे हैं कि गोबर की खाद का इंतजाम करते हैं। वहाँ लोगों ने गोबर की खाद को अब थोड़ा सा संरक्षित करना शुरू किया है। तो उन्हीं लोगों ने मुझे बताया कि अगर 2 जानवर हैं और उनके बच्चे हैं छोटे, 2 जानवर होंगे, 2 गाय होंगी, भैंस होगी या जो भी होंगे, उनके 2 बच्चे हैं, अगर उनका सही तरीके से अवशेषों को संरक्षित कर लिया जाए ठीक जगह पे गड्ढे में डाल के, तो करीब 150 से 200 कुंटल साल भर में गोबर की खाद बढ़िया बन के तैयार हो जाती है। फिर उसमें वो लोग क्या करते हैं, तो 1 एकड़ में 10 कुंटल भी डाल दें तो काम चल जाता है। मान लें 10 एकड़ का काम उनका पक्का हो गया। फिर क्या करते हैं, उसमें बायो फर्टिलाइज़र का ट्रीटमेंट कर देते हैं, थोड़ा सा बैक्टीरिया डाल देते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया भी ग्रो बढ़िया हो जाते हैं। तो कंसोटिया भी उसमें एनपीके कंसोटिया आधा लीटर जो है, थोड़ा पहले गोबर में डाल के उसको 5-6 दिन रखते हैं, फिर पूरे में डाल के फिर 5-6 दिन रख दिया, फिर 1 एकड़ में डाल दिया, ठीक है ना। फिर डीएपी नहीं डालते और फिर उसमें क्या करते हैं, हमारा एक सागरिका ग्रेन्यूल है वो डाल देते हैं 10 किलो, ज़्यादा नहीं, फिर बुआई कर देते हैं। बुआई करने के बाद में जब पहली सिंचाई होती है तो जो बायोडिकम्पोजर बना रखा था ड्रम में, उसमें से फिर 80 लीटर निकालते हैं और सिंचाई में उसको डाल देते हैं। उसके बाद में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका का एक स्प्रे करते हैं। कोई यूरिया नहीं, कोई डीएपी नहीं। थोड़े दिनों बाद में पौधा खूब बढ़ता है, फिर स्प्रे करेंगे। फिर 25 दिन के बाद फिर एक स्प्रे रिपीट कर देंगे तीनों चीज़ों का, और फसल ले ली। क्वालिटी भी अच्छी, उपज भी ज़्यादा, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो कम हो रही थी, जो ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा था, धीरे धीरे 4-5 साल में बढ़ जाएगा। तो ये किसान करना शुरू कर चुके हैं। और दूसरे किसानों से मेरी प्रार्थना है कि वो भी इसको करके देखें एक बार। हम ही नहीं कहते उनकी तरह पूरी हटा दो, आप आधी पहले हटाओ। और वो मॉडल बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उस वैज्ञानिक के 2 लेख जिसने इसको शुरू किया था, वो कृषि विज्ञान केंद्र का है, डॉक्टर अनिल यादव, नेचर में पब्लिश हुए 2। बताइए। और उसने ये भी कैलकुलेट किया, जो बाकी बचा हुआ था उसका 40 लीटर बायोडिकम्पोजर, उसमें 40 लीटर वो पानी मिला देते हैं और फिर दूसरी सिंचाई के बाद डाल देते हैं। तो उनका ये गणना है जो उसने की है कि 1 हेक्टेयर खेत से 50 किलो, 1 एकड़ से 20 किलो पोषक तत्व अतिरिक्त रूप से बायोडिकम्पोजर के प्रभाव से फसल अवशेषों के सड़ने के बाद भूमि में मिलते हैं, जिनके लिए 20 किलो आपको पोषक तत्व का जुगाड़ करने में कम से कम 1 बोरी 1.5 बोरी की इंतजाम करनी पड़ेगी। इस तरीके से खाद की सेविंग कर रहे हैं। और आपको उनका जो कहना है किसानों का, हरियाणा में सरसों को जब बेचते हैं तो उसमें तेल के प्रतिशत के आधार पे
पैसा मिलता है। तो जहाँ पे सरसों में इस विधि का इस्तेमाल होता है वहाँ तेल का प्रतिशत बढ़ जाती है और तेल की गुणवत्ता भी बढ़ती है। सब्जियों में लोगों ने प्रयोग किया है, सब्जियों की भौतिक संरचना बहुत बढ़ जाती है, सब्जियों का स्वाद परिवर्तित हो जाता है, सब्जियों की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। तो सरसों में उनको 500 से लेके 1000 रुपये फालतू रेट मिलता है और सब्जियों में 50% से लेके 100% तक अधिक दर पे सब्जियां बिकती हैं। जो गोभी का फूल हमने देखा वहाँ पे वो बिकता है अगर 20 रुपए का, तो जो खाद डाल के गोभी पैदा की गई बिकता है 10 रुपए में। उतना बड़ा होता भी नहीं, उतना देखने में सुंदर नहीं होता, उतना ठोस भी नहीं होता, और उसकी जो पॉसिबिलिटी है, जो उसका सड़ने की संभावना है, वो भी थोड़ा कम हो जाती है कम हो क्योंकि जाती है। नेचर उन्हें से बहुत नेचर से महाराष्ट्र के किसानों ने सड़ने वाली आपने बात बताई, हमें ये महाराष्ट्र में प्याज के किसानों से बात हुई, हमारे यहाँ संस्थान में आते हैं, तो उन्होंने कहा जहाँ पे हमने नैनो यूरिया नैनो डीएपी का प्रयोग किया था वहाँ पे प्याज की कीपिंग क्वालिटी बढ़ गई, देर तक टिका रहता है। और सर पौधे को लड़ने की भी उसको अभी बुंदेलखंड रीजन में हमारे कई फील्ड अफसर हैं, क्षेत्रीय अधिकारी हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने एक अलग बताया कि जहाँ पे इन चीज़ों का उपयोग हुआ था, नैनो यूरिया नैनो डीएपी सागरिका नैनो जिंक नैनो कापर, इनका सबका, वहाँ खेत गिरी नहीं थी, लाजिंग नहीं हुई थी इस बारिश में जो हाँ इस जो भी हुआ ना, अभी थोड़ा तेज हवाएं चली, बारिश हुई, बाकी खाद वाले सब गिर चुके थे। खुद यहाँ एक जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, उरई का देख लीजिए, झांसी का देख लीजिए, बांदा का देख लीजिए, सभी जगह यही स्थिति है कमोबेश। तो यानी पौधे को मजबूत आधार एक बार मिलने पर पौधा मजबूत रहता है। वहीं अगर यूरिया का प्रयोग आपने ज़्यादा कर लिया तो क्या होगा, पौधा मजबूत नहीं होगा, पौधा कमज़ोर हो जाएगा। कैसे कमज़ोर होगा, नाइट्रोजन का ज़्यादा उपभोग कर लेगा, पौधे की बढ़वार ज़्यादा हो जाएगी, बढ़वार ज़्यादा होगी तो पौधा कोमल हो जाएगा, जब पौधा कोमल हो जाएगा तो कीड़े और बीमारी भी ज़्यादा लगेंगे, और जब ज़्यादा पौधा बढ़ जाएगा तो परिपक्वता देर में आएगी, परिपक्वता देर में आएगी, दाना पतला हो जाएगा और जरा से भी हवा चलेगी तो लेट जाएगा। तो ये जब हमने शुरू किया था नैनो यूरिया 2021 में, जब इसका हमने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया और किसानों खेत पे प्रयोग किया, तो यहाँ दिल्ली में हमारे एक मित्र कृषक हैं, उन्होंने इसका उपयोग किया था। उन्होंने फ़ोन करके बुलाया, पालम हवाई अड्डे के पीछे कुछ लोगों के खेत हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई आइए हमारे खेत में देख जाइए अपने नैनो यूरिया का कमाल। तो हमने क्या है, कल आएंगे तभी बताएंगे आप। मैं फिर फार्म पे गया उनके, तो देखा उनका फार्म ठीक से खड़ा हुआ था, गेहूँ, और बाकी लोगों का या तो झुका हुआ था या नीचे लेटा हुआ था। संतुलित पोषण और सामयिक पोषण बहुत आवश्यक है मनुष्य के लिए। मनुष्य से ही, पौधे की तुलना मनुष्य से भी आप नहीं कर सकते, वो हमसे श्रेष्ठ जीवधारी है। मैं हर बार कहता हूँ, पौधा या वनस्पति हमसे श्रेष्ठ जीवधारी है, जिसको हम अपने स्वार्थ के लिए पैदा करते हैं। वो कहीं रोता चिल्लाता नहीं है। आपको भूख लगती तो चिल्लाते हैं, आप छीन के खाते हैं, पड़ोसी के यहाँ खाते हैं, किसी न किसी तरीके से भोजन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पौधा क्या करता है, उगाते अपने स्वार्थ के लिए हैं। वो खाली लक्षण प्रकट करता है कि हम भूखे हैं, हमको खाना दो, हमें पानी की ज़रूरत है। वो लक्षण प्रकट करता है, नहीं देते तो क्या होता है, मर जाता है। कौन अच्छा हुआ? शिकायत नहीं करता, लेकिन शिकायत नहीं करता, किसी से मांगता नहीं। और आप सोचिए, हम ही ने उसको पैदा किया और हम ही उसको मरने के लिए विवश करते हैं। और कई बार किसानों की भी व्यवस्था होती है, हम ऐसा नहीं कहते, बिल्कुल होती है, लेकिन एक ऐसा सोचना यही चाहिए, भाव यही होना चाहिए कि पहले क्या था। हम तो गांव के रहने वाले, हमारे गांव में जो रोड थे पहले थी बनी पक्की रोड, वो 12 किलोमीटर दूर थी। हम लोग पैदल जाया करते थे, बैलगाड़ी साधन होता था, साइकिल थी। गांव में कोई डॉक्टर ही नहीं था, एक डॉक्टर थे, वो मास्टर भी थे, वो कुछ दवा ववा रखते थे, पुड़िया घोट के दिए हाँ, और कुछ वो वो अंग्रेजी दवा थोड़ी बहुत रखते थे, कुछ नहीं था। बहुत बड़ा गांव हमारा, कोई बीमारी नहीं होता था। लोग इतने स्वस्थ थे तो 1 कुंटल का बोरा उठा के चल देते थे। अब तो 1 कुंटल की जगह 45 किलो का, 50 किलो का, 25 किलो का बोरा उठाने में आदमी की ताकत नहीं बची।
लोग कहते हैं कि हम तो ज़्यादा दिन जिंदा रहते हैं इस समय। पहले लोग जल्दी मर जाते थे, लेकिन वो जितने दिन जिंदा रहते थे वो स्वस्थ रहते थे। अब हम जितने दिन जिंदा रहते हैं दवा पे आश्रित रहते हैं, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए। न वो शक्ति है और न वो स्वास्थ्य है, न वो मज़ा है और न वो स्वाद है। तभी सभी चीज़ों में जो है हम अपने को डिटेरियोरेट करते जा रहे हैं, खाली दौड़ रहे हैं कि कहाँ जाएं, कैसे होगा, कितने ज़्यादा दिन जिंदा रहें, लेकिन कितनी क्वालिटी लाइफ थी। मैं देखता हूँ अपने पिताजी को, कभी दवा नहीं खाई पूरी ज़िंदगी उन्होंने, एक बार जब बीमार हुए तो चले गए ऊपर। तो ये चीज़ें जो हैं, जो स्वास्थ्य पहले था, लोगों को 2 दिन खाना न मिले, लोग बहुत आराम से काम कर लेते थे। अब क्या है, किसी को 2 घंटे खाना न मिले तो आफत कर देता है, चेहरा मुरझा जाता है, छुहारा हो गया, बता रहे। हाँ, तो ये सब आप खुद ही ऐसे ही है, ऐसे ही है। गाँव में तमाम झगड़े मैंने देखे, लाठियाँ चलती थी, खूब चोटें लगती थी लोगों की, पैर टूट भी जाते थे, लोग अपने जुगाड़ से बांध देते थे उसको गौछे से, खपच्ची उपच्ची लगा के, और जुड़ जाता था। चोट लग गई, किसी को हल्दी लगा लेता था, कोई नीम लगा लेता था, सब ठीक हो जाते थे। घाव हो गया तो भंगरा पीस के लगा लिया। तो ये सब चीज़ें थी नहीं थी। अब कहते हो कि आप, हमारे पास तो बहुत मेडिकल साइंस विकसित हो गई है, मेडिकल स्टोर की संख्या बढ़ेगी, डॉक्टर बढ़ेंगे, लेकिन स्वास्थ्य नहीं बढ़ सकता जब तक धरती ठीक नहीं होगी। मैं आपको इसलिए विषयांतर किया था, अगर भूमि ठीक नहीं हुई, धरती माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते, केवल दवाओं के सहारे ही चलोगे। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर हो रहे हैं, आंखें दिखाई नहीं देता, ये सब क्या है? प्रदूषित अन्न, प्रदूषित वातावरण, प्रदूषित भूमि, प्रदूषित जल। आप क्या समझते हैं, यूरिया ज़्यादा डाल ली हमने तो कौन उसको पी रहा पानी? हम ही तो पी रहे हैं। कहीं भी नाइट्रेट का कंसंट्रेशन मानक के हिसाब से नहीं है, कुछ क्षेत्र को छोड़ के जहाँ पे उर्वरकों का प्रयोग बहुत कम होता है। आपका जो काम है, जो आपकी जो ये संस्था है, भले किसानों के लिए, फिर भी आपका बड़ा काम फर्टिलाइजर से है, जो टर्नओवर आपका करोड़ों में सिर्फ फर्टिलाइजर से, फिर भी आप फर्टिलाइजर से विमुक्ता की बात कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों से आप अलग हटने की ये बात कर रहे हो। संस्था जो है, जब समय था, किसानों के पैसे से बनी हुई है और किसानों के लिए ही काम करती है। उस समय उर्वरक की आवश्यकता थी, सहकारिता के माध्यम से 80% उर्वरक जो आया था वो बिकता था, हमारा हिस्सा 80% से भी ज़्यादा होता था। सहकारिता में कोई उर्वरक की उत्पादन का संयंत्र नहीं था, तो स्थापना इसकी 1967 में 6 लाख रुपए से 57 समितियों से हुई, और वो गुजरात राज्य से हुई। और गुजरात राज्य में पोरबंदर के युवराज थे कुंवर उदयभान सिंह जी, उन्होंने इसकी स्थापना की। भारत सरकार और अमेरिकन गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से सहकारिता के माध्यम से कारखाना लाना उस समय हमारी मजबूरी थी कि हमारे पास खाद्यान्नों की बहुत कमी थी, और उस कमी को दूर करने के लिए ऐसा करना उचित था। तो आवश्यकता के हिसाब से हम लोगों ने उस समय उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाया, और एक संयंत्र से 5 संयंत्र लगाए। क्षमता जो बहुत थोड़ी होती थी उसको अब देश में सर्वाधिक 91 लाख टन तक ले गए, और बेचते हैं 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 38 लाख टन के बीच में, वर्ष के हिसाब से अंतर है। तो वो काम हमने किया जो आवश्यकता थी, लेकिन आज आवश्यकता है अब, अगर अभी हम नहीं चेते और धरती के स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, तो फिर हम सबका स्वास्थ्य खतरे में है। और खाली उत्पादन बढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने से काम चलेगा। उसको जो है प्रभावी रूप से धरती के मतलब स्वास्थ्य को ठीक करना है, इन सबको एक समन्वित रूप से लेकर के काम करना है। तो हमारी संस्था के प्रबंधन ने, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत ही कृतज्ञता बड़ा विनम्रता से व्यक्त करता हूँ। उनकी अपील जो लाल किले से हुई, उसके बाद ही हमारी संस्था ने निर्णय लिया कि हमको यूरिया के प्रयोग को कम करना है। फिर हम लोगों ने नैनो उर्वरकों की तरफ ध्यान दिया, और ये काम हमने 2017 से शुरू किया, और शुरू करने के बाद हम 2019 में इसको बना पाए। फिर 19 से लेके 21 तक खाली शोध हुआ देश में,
हमने 3 नवंबर 19 को हमने इसको लॉन्च किया था और उस समय 11,000 जगह पे एक साथ डेमोन्स्ट्रेशन हुए। तमाम देश के जितने भी शोध संस्थान प्रतिष्ठित हैं, आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं, उनमें इस पे शोध हुआ, इसकी परीक्षण हुए, इसके हानि लाभ को देखा गया। इसमें कोई दूसरे तरीके के दोष तो नहीं है, कहीं किसी दूसरे जल को, किसी मछली को, किसी जीव को इससे हानि पहुंचती हो। ये सारी टेस्टिंग बहुत ज़बरदस्त हुई। इसमें सारी हमारी केंद्रीय शोध संस्थाओं ने हमें सहयोग किया, भारत सरकार का विशेष सहयोग रहा। और मैं एक ये शब्द कभी नहीं भूलूंगा, डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हमारे उस समय तत्कालीन उर्वरक और रसायन मंत्री थे, उनका विशेष योगदान था। उन्होंने देखा जब इसके प्रभाव को, इसको देखा इसकी शक्ति को कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, तो उनके सबके प्रयास से, संतुलित प्रयास से ये आया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इसका लोकार्पण किया। फिर मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ माननीय सहकारिता मंत्री, हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का। फिर हमने नैनो डीएपी बनाया, उन्होंने उस कारखाने को लोकार्पण किया देश के लिए। तो एक छोटा सा प्रयास हम करते रहते हैं। और पहले भी जब उर्वरक हम बनाते थे, आपको शुक्ला जी ध्यान नहीं है, तब सबसे पहले बायो फर्टिलाइज़र का उत्पादन इफ़को ने शुरू किया था। और आज थोड़ा नहीं बनाते, 15 लाख लीटर बनाते हैं। जो बायो स्टिमुलेंट इफ़को ने बनाया सबसे उपयोगी है। CSIR के एक इंस्टीट्यूट है CSMCRI, उसका उत्पाद है। मदुरई नहीं, मदुरई में तो हमारा मदुरई के पास उत्पादन होता है। CSMCRI जो संस्था है भावनगर में, भावनगर गुजरात, उसका ये टेक्नोलॉजी है जो हम लोगों ने ली है। हमने कोई इधर उधर से नहीं ली है और बहुत ही उपयोगी है। देखिए, आपके कोई भी आदमी सागरिका की बुराई नहीं करता होगा, सब लोग लेना चाहते हैं, सप्लाई नहीं हो पाता। बायोस्टिमुलेंट लिक्विड भी और तरल भी। अभी हमने एक नया बायोस्टिमुलेंट बना लिया और धारा अमृत, उसमें अमीनो एसिड्स हैं, एल्जेनिक एसिड्स हैं, पॉलीफिनॉल, बहुत सारी चीज़ें डाली जिससे वैकल्पिक उपायों को बढ़ाया जा सके। बायो इंसेक्टिसाइड बनाए, उसमें हमने क्या किया, इजरडिक्टिन एक कंटेंट होता है नीम में जो रोगनाशक और कीटनाशक क्षमता रखता है। 3000 ppm का रखा, 10% नीम ऑयल डाला उसमें, और भी तरह तरीके की जैविक उत्पादों का प्रयोग करके एक आदर्श हमने जो है टरपाज के नाम से एक इंसेक्टिसाइड बनाया। फंजीसाइड भी बनाया, उसमें सब इसेंशियल ऑयल्स हैं, मतलब जो तेल, विभिन्न प्रकार के तेलों का मिश्रण है, और सब कोलाइडल टेक्नोलॉजी से बना करके हमने फंजीसाइड भी बनाया। एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सचर भी बनाया। सब बहुत तरीके के जितने भी उत्पाद संभव हो सकते हैं वैकल्पिक, वो सब हम लोगों ने बनाए। इफ़को के प्रबंधन को मैं नमन करता हूँ, जिन लोगों ने मनीषी और अपने माननीय सहकारिता मंत्री जी की विजन को, उन्होंने क्या कहा, उनके निर्देशन में 3 शोध संस्थाएं हम लोगों ने स्थापित कर डाली। एक हमारा रेनोवेंसन है कोयम्बटूर में, एक बंगलोर के पास हम लोगों ने संस्था स्थापित की यंग साइंटिस्ट, एक हमारा यहाँ NBRC कलोल में है। 3 तरीके से 3 जगह शोध हो रहा है। नीम के ऊपर बहुत काम कर लिया इस संस्था ने। तो इस तरीके से बहुत सारे बहुआयामी काम हुए। और ये संस्था एक नहीं है, 20 संस्थाएं हैं, और सभी अपनी जगह अगर केंद्रित हैं किसी एक चीज़ पे तो किसान पे है। उसके लिए इफ़को ने अपना बहुत बड़ा क्रेडिट दांव पे भी लगाया कि भाई हमारा चलता चला है बिजनेस जो है इसको थोड़ा किनारे नहीं, देखिए बिजनेस तो इसमें ज़्यादा होगा, और ये एक ठीक होगा, एक आदर्श चीज़ होगी, और उसको बंद नहीं करना है। रासायनिक खादों को बंद नहीं करना, संतुलित उपयोग, संतुलन के लिए उसको लगाना। जो चीज़, जो जिन पोषक तत्वों का संतुलन हम जैव, जीवाणु और नैनो से नहीं कर पा रहे हैं, उतनी ही खाद डालनी। 25% पे आ जाएंगे कुछ दिनों में। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे दृढ़ विश्वास है कि हम 100% से 25% पे एक दिन जरूर आएंगे। अभी अमेरिका में हमने निर्यात किया, यूरोप में किया, वहाँ पे अमेरिका में तो लोगों ने खाद का प्रयोग ही नहीं किया। इस तरीके से 7 फसलों पे काम हुआ। बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी बात शुक्ला जी क्या है नैनो तकनीक में, कि ये प्रदूषण मुक्त है। प्रदूषण मुक्त क्यों है? क्योंकि कोई इसमें अवशेष नहीं बचता, जो कि वहाँ 30 से लेकर 70 तक % बच जाता है। वहाँ पे क्या होता है वो भी सुन लीजिए। यहाँ पे तो कुछ नहीं बचता, 95% यूज हो जाता, 5% में 2-3 ग्राम बचता है, 2-3-4 ग्राम एक एकड़ में। यूरिया 100 किलो डालते हो
तो केवल 30 किलो यूज होती है, 30 किलो नहीं होती, ये भी भ्रम है। उसके अंदर भी मात्रा नहीं, उसमें 46% नत्रजन है, 30% उपयोग क्षमता है वैज्ञानिकों के आधार पर, 30-35%। लेकिन अब मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि वो क्षमता 35% से घट के 15% से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि धरती में इतना ऑर्गेनिक कार्बन ही नहीं बचा कि यूरिया डालोगे पूरा हजम कर लेगी। इसका भी मूल्यांकन करा जाएगा, हम लोग कराएंगे कि कितनी क्षमता बची है। 35% हम कहते हैं, उतना मान लो तो भी 80 से 85 किलो पदार्थ जो बचता है वो सिवाय प्रदूषण के कुछ और नहीं करता। मिट्टी पानी खराब कर रहा है, हवा को भी खराब कर रहा है। तो ये अब उस पर बहुत विस्तार से चर्चा फिर कभी हो जाएगी। जो भी डीएपी है, अधिकतम 20% फास्फेट का इस्तेमाल हो सकता है, सारा सब दूसरी अवस्थाओं में परिवर्तित होकर खेत को खराब, तमाम उसमें ऐसे नकारात्मक पदार्थ भरे हुए हैं जो न केवल मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। पहले देखे हल से जुताई हो जाती थी, आपको याद होगा गांव में। हाँ, क्या है, फिर उसके बाद 20-25 हार्स पावर का ट्रैक्टर चलता था। अब क्या है, 50 हार्स पावर 45 हार्स पावर से नीचे जुताई नहीं हो पाती। 4x4 चाहिए सबको। हाँ, 4x4 चाहिए, और हो सकता कभी जेसीबी लगानी पड़े खेत में। ऐसा अगर हम नहीं चाहते तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी सतह लगातार कड़ी होती जा रही। आपके पास बहुत समय आपने दिया। मैं एक चीज़ जानना चाहता आपने, क्योंकि आप सॉइल लैब की बात कर रहे थे, आपने वैन भी चलती है, कोई भी पर्सन अभी तक इफको जो केंद्र हैं, जो अभी किसान समृद्धि केंद्र हो गए हैं, वहाँ खाद लेने जाता है, इसके अलावा वो उन केंद्र से वो क्या कर सकता है? क्या आप कैसे, आपको किसी इस वीडियो को देख के या कभी किसी को मन में ख्याल मिट्टी जांच कराते हैं सरकार का जो नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने शुक्ला जी पूछा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है भारत सरकार ने, कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र सभी फुटकर बिक्री केंद्रों को परिवर्तित किया गया। वो अब खाली कृषि निवेश वितरण केंद्र नहीं है, वो कृषि निवेश वितरण केंद्र के साथ साथ एक सूचना केंद्र का भी काम करते हैं। वहाँ पे सूचनाओं का प्रसारण किया जा सकता है, उपयोगी जानकारी जितनी भारत सरकार और राज्य सरकार चलाती हैं उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वहाँ पे तकनीकी साहित्य उपलब्ध है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, और उसमें मिट्टी परीक्षण की भी एक सुविधा है। क्योंकि बहुत बड़ी लैब तो हर फुटकर बिक्री केंद्र पे हम नहीं लगा सकते, लेकिन इतना ये है कि अगर फुटकर बिक्री केंद्र पर आप मिट्टी के नमूने दे के आएंगे, उसकी जांच हम जरूर करा देते हैं, और मिट्टी की जांच हमारी संस्था हमेशा निःशुल्क करती है। वैन भी चलती रहती है, तो मिट्टी वो तो परीक्षण वैन है, मृदा परीक्षण वैन है, अलग बात है, लेकिन वैसे भी हम जांच निःशुल्क ही कराते हैं किसान की, और किसानों का प्रशिक्षण भी निःशुल्क करते हैं। उनको बुलाते हैं, किराया देते हैं, उनको रोकते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और प्रशिक्षण देके उनको घर भेजते हैं। वो सब काम चूँकि हम किसानों के लिए बनाए गए हैं, हम किसानों के लिए जो भी संभव है सब करते हैं। संतुलित उर्वरक प्रयोग प्रबंधन में केवल रासायनिक खादों को जगह न दीजिए, जैविक जीवाणु और साथ में नैनो आधारित जो विकल्प आए हैं उनको भी समाहित करिए। तो फिर आपकी फसलें लहलहाएंगी, आपका मुनाफा बढ़ेगा, और जो खेती है वो छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। अपना एक ही मिशन है कि खेती में जो लोग हैं वो रहें, और खेती हमारी सिर्फ हमारे लिए जिंदा रहने का नहीं बल्कि हमारे लिए संपन्नता का आधार बने। इस कामना के साथ बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ 40। बहुत शुक्रिया।